हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का परीक्षालय में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं एनसीईआरटी के सार संग्रह। ये बुक खान सर के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें आज हम आधुनिक भारत के यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल है। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को हो सके तो जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि लोगों तक पहुंच सके। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 में। तो देखते हैं पुर्तगाली। प्रथम पुर्तगीज तथा प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा 90 दिन की समुद्री यात्रा के बाद 1498 ईस्वी को कालीकट के समुद्र तट पर उतरा। इस यात्रा में प्रथम दर्शक कौन था? तो अब्दुल मनीक। कौन था? अब्दुल मनीक पहली बार वास्को डी गामा को देखा था। पुर्तगालियों के भारत आगमन के दो प्रमुख उद्देश्य थे: अरबों और वेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना तथा ईसाई धर्म का प्रचार करना। पुर्तगालियों द्वारा अपनी समुद्रिक साम्राज्य या कंपनी को नाम दिया गया था क्या? तो नाम दिया गया था एस्तादो द इंडिया। क्या दिया गया? एस्तादो द इंडिया। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जो पुर्तगाली साम्राज्य था, यानी पुर्तगालियों का जो साम्राज्य था, उसका वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। मैं कलर चेंज कर लूँ, ये कर लेते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। अब अगला देखें तो भारत में पुर्तगालियों की राजधानी कोचीन थी। बाद में वायसराय नीनो डी कुन्हा ने राजधानी में परिवर्तन किया। पुर्तगालियों की नई राजधानी कहाँ बनाया गया था? तो गोवा में। कहाँ? गोवा में। अच्छा, ये बताइएगा थोड़ा कमेंट में आप लोग कि गोवा को कौन जीता था? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को कौन जीता था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अगला देखा जाए तो भारतीय एवं अरबी जहाज़ों को क्वार्ट्स या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित था। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? तो इसको क्वार्ट्स आर्मेडा पद्धति बोला जाता है। क्या? क्वार्ट्स आर्मेडा पद्धति। भारतीय एवं अरबी जहाज़ को क्वार्ट्स या परमिट के बिना अरब सागर में प्रवेश वर्जित था। इस पद्धति को क्वार्ट्स आर्मेडा पद्धति बोला जाता है। क्वार्ट्स पद्धति अरबी व भारतीय जहाज़ों को किस प्रकार की सामग्री को ले जाने की अनुमति नहीं थी? तो ये था काली मिर्च और गोला बारूद। क्या अनुमति नहीं थी? काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं था। पुर्तगालियों द्वारा छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के दौरान संरक्षण प्रदान किया जाता था, इसके लिए जहाज़ों को चुंगी भी देनी पड़ती थी। इस व्यवस्था को कहा जाता था क्या? काफिला प्रणाली। क्या कहा जाता था? काफिला प्रणाली। पुर्तगालियों द्वारा छोटे स्थानीय व्यापारियों के जहाज़ों को समुद्री यात्रा के दौरान संरक्षण प्रदान किया जाता था, इसके लिए जहाज़ों को चुंगी भी देनी पड़ती थी। इस व्यवस्था को कहा जाता था काफिला प्रणाली। अब देखिए, प्रसिद्ध जेसुइट संत फ्रांसिस्को जेवियर किस पुर्तगाली गवर्नर के साथ भारत आए थे? तो ये अल्फांसो डिसूजा के साथ। किसके साथ? अल्फांसो डिसूजा के साथ आए थे।
कौन? संत फ्रांसिस्को जेवियर। ठीक है। अब गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाली कब तक शासन करते रहे? तो ये 1961 तक। 1961 तक गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाली शासन करते रहे थे। पुर्तगालियों को मुख्यतः भारत में किन वस्तुओं की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है? तो तंबाकू की खेती, जहाज का निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस, ये सब का शुरुआत भारत में पुर्तगालियों को श्रेय दिया जाता है। पुर्तगालियों के साथ भारत में किस स्थापत्य कला का आगमन हुआ? तो गोथिक स्थापत्य कला। क्या? गोथिक स्थापत्य कला। अब देखिए इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको देख लेंगे फटाक से। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी से संबंधित व्यक्ति, या जो व्यक्ति यूरोपीय कंपनी से संबंधित है तो उसके बारे में। तो वास्को डी गामा जो था भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री पुर्तगाली था। ये 1498 ईस्वी में भारत आया था वास्को डी गामा। फिर दूसरी बार आया था 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में वह दूसरी बार भारत आया था। उसके बाद पेड्रो अल्वारेज जो है, ये क्या हो गया भाई, पेड्रो अल्वारेज कैब्राल आया था। भारत आने वाला द्वितीय पुर्तगाली था जो कि 1500 ईस्वी में आया था। द्वितीय पुर्तगाली क्या नाम था? पेड्रो अल्वारेज। एक फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और जॉन मिल्डन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। जॉन मिल्डन हॉल भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश नागरिक था। फिर कैप्टन हॉकिंस, प्रथम अंग्रेज दूत जिसने सम्राट जहांगीर से भेंट की थी। कौन? कैप्टन हॉकिंस। फिर जेराल्ड ओंगियार, बम्बई का संस्थापक बोला जाता है जेराल्ड ओंगियार को। जेराल्ड ओंगियार को क्या बोला जाता है? बम्बई का संस्थापक। जॉब चार्नोक, कलकत्ता का संस्थापक बोला जाता है। 1690 ईस्वी में कलकत्ता का स्थापना होता है, किसके द्वारा? जॉब चार्नोक के द्वारा। चार्ल्स आयर जो है ये फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक है। चार्ल्स आयर, फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, इसका प्रथम प्रशासक था चार्ल्स आयर। विलियम नारिस 1638 ईस्वी में स्थापित नए ब्रिटिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का दूत जो व्यापारिक विशेषाधिकार हेतु औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुआ था। कौन? विलियम नारिस। और देखा जाए तो फ्रैंकोइस मार्टिन जो है ये पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था। कौन? फ्रैंकोइस मार्टिन। कहाँ का? पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर। और फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था। ठीक है, फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था। एक शोभा सिंह बर्धमान का जमींदार था जिसने 1690 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। 1690 में। कौन? शोभा सिंह। कौन थे? तो बर्धमान का जमींदार थे, 1690 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे। जॉन सरमन मुगल सम्राट फर्रुखसियर से विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने वाला शिष्टमंडल का मुखिया था। कौन? जॉन सरमन। फर्रुखसियर से विशेष अधिकार मिला था, मैग्ना कार्टा भी शायद बोलते हैं इसको। फादर मोन्सरेट जो है अकबर के दरबार में पहुंचने वाले प्रथम शिष्टमंडल के अध्यक्ष थे। कौन? फादर मोन्सरेट अकबर के दरबार में पहुंचने वाले प्रथम शिष्टमंडल के अध्यक्ष थे। कैरोन फ्रैंक जो है भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापना करने वाला था। कौन? कैरोन फ्रैंक भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की सूरत में स्थापना करने वाला है। फिर कार्नेलिस डी आउटमैन जो है वो भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक है। ये भी याद रखिए, 1596 ईस्वी में आया था, प्रथम डच नागरिक है कार्नेलिस
डी आउटमैन। कार्नेलिस डी आउटमैन 1596 ईस्वी में प्रथम डच नागरिक। ठीक है। एक है फ्रैंक कैरो। क्या है नाम? फ्रैंक कैरो। तो अगर फ्रैंक कैरो का बात करें तो ये सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों के प्रथम कोठी का स्थापना करने वाला इंसान है। कौन? फ्रैंक कैरो। सूरत में 1668 ईस्वी में फ्रांसीसियों का प्रथम कोठी स्थापना करने वाला कौन है? फ्रैंक कैरो। किसका? तो फ्रांसीसियों का। कहाँ? सूरत में 1668 ईस्वी में प्रथम कोठी, फ्रैंक कैरो। अब ये ब्लू वाटर पॉलिसी सब बाद में देख लेंगे, पहले अब थोड़ा अंग्रेज को देख लेते हैं, है ना। अंग्रेजों भारत छोड़ो। पंद्रह सौ 99 ईस्वी में किस दल द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की गई? द मर्चेंट एडवेंचर्स द्वारा। कौन? मर्चेंट एडवेंचर्स के द्वारा 1599 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की गई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार का एकाधिकार पत्र कब प्रदान किया गया? तो दिसंबर 1600 ईस्वी में। कब? दिसंबर 1600 ईस्वी में किया गया था। किस मुगल सम्राट ने कैप्टन हॉकिंस को आगरा में बसने की अनुमति तथा 4000 की मनसब व जागीर प्रदान की था? तो ये जहांगीर ने। किसको? कैप्टन हॉकिंस को आगरा में बसने की अनुमति दिया और 400 की मनसब भी दिया था। कौन? जहांगीर ने। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। तो 6 फरवरी 1613 ईस्वी में शाही फरमान जारी करके अंग्रेजों को सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने एवं मुगल राज दरबार में एक एलची रखने की अनुमति किस मुगल शासक द्वारा प्रदान की गई? तो ये जहांगीर के द्वारा। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा प्रदान की गई थी। फिर 10 जनवरी 1616 ईस्वी को जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित होने वाला अंग्रेज कौन था? तो 1616 ईस्वी में टॉमस रो। कौन? टॉमस रो 10 जनवरी 1616 में जहांगीर के अजमेर दरबार में उपस्थित होने वाला अंग्रेज था। दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला कारखाना कब और कहाँ स्थापित की गई? तो 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टम और पेटापुली में। कहाँ? मसूलीपट्टम और पेटापुली में 1611 ईस्वी में किया गया था। अंग्रेज द्वारा चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त करने के बाद मद्रास में कौन सा किला स्थापित किया गया? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। कौन? फोर्ट सेंट जॉर्ज। राजकुमार चार्ल्स द्वारा 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। राजकुमार को कैसे प्राप्त हुआ था? तो ये पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन थी। कैथरीन ब्रिगेंजा से विवाह के उपरांत दहेज में मिला था। ठीक है। राजकुमारी कैथरीन से विवाह किसका हुआ था? राजकुमार चार्ल्स को। और ये 10 पाउंड वार्षिक पर ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे देते हैं। अब है कि 1651 में क्या है? 1651 में अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर देने पर बंगाल में व्यापार के विशेषाधिकार का फरमान किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये शाह शुजा के द्वारा। किसके द्वारा? शाह शुजा के द्वारा। बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर कौन था? तो विलियम हेजेज। कौन? विलियम हेजेज जो है वो बंगाल का प्रथम अंग्रेज गवर्नर था, विलियम हेजेज। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के मध्य प्रथम भिड़ंत कब और कहाँ हुआ था? तो औरंगजेब और अंग्रेजों के प्रथम भिड़ंत 1686 में हुगली में हुआ था। कहाँ?
1686 में हुगली में। कंपनी को कोलकाता, गोविंदपुर और सुतनौती गांव की जमींदारी किससे प्राप्त हुई थी? तो इब्राहिम खां से। कंपनी को कोलकाता, गोविंदपुर और सुतनौती गांव की जमींदारी इब्राहिम खां से प्राप्त हुई थी। कोलकाता, गोविंदपुर और सुतनौती को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव किसने डाली थी? तो ये जॉब चार्नोक ने। कौन? जॉब चार्नोक ने कलकत्ता का नींव डाला था। कलकत्ता में 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर कौन था? तो चार्ल्स आयर। चार्ल्स आयर जो है वो प्रथम गवर्नर था। ये चार्ल्स आयर। 1634 में ब्रिटिश संसद के प्रस्ताव पर ब्रिटेन की सभी प्रजा को भारत में व्यापार का अधिकार मिल गया, जिसके परिणाम स्वरूप इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट का जन्म हुआ। कालांतर में नई व पुरानी कंपनियों का विलय के पश्चात क्या नाम दिया गया? द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। सभी को दे दिया गया था परमिशन, तो सब लोग व्यापार छोटे बड़े फिर सारे कंपनियों को मर्ज किया गया और मर्ज करने के बाद उसका नाम दिया गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। अब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग 225 वर्षों तक भारत में अपने उपनिवेश बनाए रखे। वह किस देश की कंपनी थी? तो ये डेनमार्क की। किस देश की? डेनमार्क की। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1620 में भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो त्रियंकोबार। कहाँ? त्रियंकोबार, तमिलनाडु। भारत में स्थापित डेनिश बस्तियां त्रियंकोबार के अलावा सेरामपुर, पश्चिम बंगाल और निकोबार द्वीप में भी थी। सेरामपुर में कंपनी ने अपनी बस्ती कब स्थापित की? तो 1765 ईस्वी में। 1755 ईस्वी में। कब? 1755 ईस्वी में। डेनिश मिशनरी द्वारा 1799 ईस्वी में कहाँ पर एक प्रेस की स्थापना की, जिसने 1801 से लेकर 1832 ईस्वी तक 40 विभिन्न भाषाओं में किताबें छापी? सोरामपुर। कहाँ? सोरामपुर। 1801 ईस्वी में सोरामपुर में। डेनिश मिशनरी द्वारा 1799 ईस्वी में कहाँ पर एक प्रेस की स्थापना की, जिसने 1801 से लेकर 1832 ईस्वी तक 40 विभिन्न भाषाओं में किताबें छापी? सोरामपुर। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था? तो 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। उसकी नीतियों को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता था। इस नीति के तहत वे पुर्तगालियों को समुद्री क्षेत्र में ताकतवर देश के रूप में स्थापित करना चाहता था। उनका मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर को नियंत्रित करना था। इस नीति के तहत पुर्तगालियों ने आंतरिक भागों पर नियंत्रण करने के बजाय केवल तटीय प्रदेशों पर ही बस्तियां बसाई। ठीक है, इसलिए इसको ब्लू वाटर। फिर गोथिक स्थापत्य कला। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन पुर्तगालियों के साथ हुआ। इस कला से अभिप्राय तिकोने मेहराबों वाली यूरोपीय शैली से है, जिससे इमारत के विशाल होने का आभास होता है। यह मध्ययुगीन यूरोपीय वास्तु की एक शैली है जो संभवतः जर्मन गोथ जाति के प्रभाव से अभिभूत हुई थी। इस कला का बोलबाला प्रायः 12वीं से 15वीं सदी तक बना रहा और अंत में पुनर्जागरण काल में इसका स्थान क्लासिकल शैली ने ले लिया। गोथिक स्थापत्य कला को विक्टोरियन शैली भी कहा जाता है। इंडो गोथिक शैली हिंदुस्तानी, फारसी और गोथिक शैलियों का शानदार मिश्रण है। अब देखिए बेदरा का युद्ध। तो बेदरा का युद्ध क्या है? तो बेदरा का युद्ध नवंबर 1759 में अंग्रेज और डचों के बीच लड़ा गया था। इसमें डचों की पराजय हुई और भारत में
उनका पतन हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध से डचों की प्रभुता की सभी संभावनाएं नष्ट हो गई और बंगाल में अंग्रेजों का कोई यूरोपीय प्रतिस्पर्धी शेष नहीं रह गया। अब वांडीवॉश का युद्ध। अगर वांडीवॉश का युद्ध का देखा जाए तो वांडीवॉश का युद्ध वर्ष 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई और उन्हें पौंडीचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। इस विजय के साथ ही अंग्रेजों ने भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति समाप्त कर दी। 1763 ईस्वी में संपन्न हुई पेरिस संधि द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसियों के अधिकार में 1749 ईस्वी तक थे वापस कर दिए और ये क्षेत्र भारत के स्वतंत्र होने तक इनके पास बने रहे। किस युद्ध के दौरान ब्रिटिश ने डेनिश जहाज़ों पर हमला कर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ होने वाले व्यापार को नष्ट कर दिया और अंततः डेनिश बस्तियों पर कब्जा कर उन्हें ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना लिया? तो ये नेपोलियन युद्ध 1803 से 1815। कौन सा युद्ध? नेपोलियन युद्ध। भारत में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कभी पनप नहीं सकी। डेनमार्क ने किस वर्ष अपनी अंतिम डच बस्ती सेरामपुर को ब्रिटेन को हस्तांतरित कर दिया? तो यह 1845 ईस्वी में। कब? 1845 ईस्वी में। अब फ्रांसीसी कंपनी को देखें तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब और किस नाम से की गई थी? तो यह 1664 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इसका नाम कंपनी देश इंदसे ओरिएंटलेस है। क्या है? ओरिएंटलेस। 1664 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ और इसका नाम कंपनी देश इंदसे ओरिएंटलेस ये कंपनी का नाम था। गजबे नाम है। फ्रांसीसियों द्वारा अपने पहले कारखानों की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो ये 1668 में सूरत में किया गया था। फ्रांसीसियों द्वारा अपने पहले कारखाने की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1668 में सूरत में। कंपनी द्वारा पौंडीचेरी किससे प्राप्त की गई थी? तो कंपनी द्वारा पौंडीचेरी वलीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से कंपनी द्वारा पौंडीचेरी को प्राप्त किया गया था। डचों द्वारा अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करके 1693 में पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया गया। कालांतर में किस संधि के उपरांत पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को पुनः प्राप्त किया? तो ये रिजिवक के संधि से फिर से पौंडीचेरी फ्रांसीसियों को पुनः प्राप्त हुआ था। किस संधि के द्वारा? तो रिविजक संधि। याद रखना है, रिजिवक संधि। फोर्ट लुइस की स्थापना कहाँ की गई थी? तो फोर्ट लुई की स्थापना पौंडीचेरी में की गई थी। फोर्ट लुई की स्थापना पौंडीचेरी में। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कर्नाटक के युद्ध से जाना जाता है। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़े गए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ उसका तात्कालिक कारण था अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार करना। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार करना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना को कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये सेंट थोमे के युद्ध। कौन? सेंट थोमे का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध में
कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की सेना को कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने किस युद्ध में पराजित किया था? तो ये सेंट थोमे के युद्ध में। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति 1740 ईस्वी में ऑक्सा-ला-शापेल नामक संधि के संपन्न होने पर भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। इसके बाद मद्रास पर किसका अधिकार रहा? तो अंग्रेजों का। ऑक्सा-ला-शापेल की संधि हुआ था जिसके कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। उसके बाद मद्रास पर किसका अधिकार रहा? अंग्रेजों का। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कर्नाटक के नवाबी पद को लेकर हुआ। इसमें फ्रांसीसियों ने नवाब व मुजफ्फर जंग का साथ दिया। अंग्रेजों ने किसका समर्थन किया था? तो अनवरुद्दीन और नासिर जंग का। किसका? अनवरुद्दीन और नासिर जंग का समर्थन अंग्रेजों ने किया था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना था। तृतीय कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार करना था। तृतीय कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवॉस के युद्ध में अंग्रेज सेना का नेतृत्व आयरकूट ने किया। फ्रांस का नेतृत्व किसने किया था? लीली ने। फ्रांस का नेतृत्व किसने किया था? लीली ने। वांडीवॉस के युद्ध में फ्रांसीसी सेना की हार हुई। इसके उपरांत पौंडीचेरी पर अंग्रेजों ने कब अधिकार किया? 16 जनवरी 1760 को। कब अधिकार किया था? 16 जनवरी 1760 ईस्वी को। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था? तो पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, फिर फ्रांसीसी आए। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी और सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 में आए और सबसे अंत में 1961 में वापस गए। पुर्तगाली सबसे पहले तो आए और गए भी सबसे बाद में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल अगर देखा जाए तो पहले देख ही लेते हैं इसको। बंगाल में अलवर्दी खां के बाद सिराज उदौला नवाब बना। सिराज की राजगद्दी के प्रतिद्वंदियों और विरोधियों में प्रमुख कौन थे? तो सिराज उदौला का जो प्रतिद्वंदी थे उनमें पूर्णिया नवाब शौकतगंज, मौसी उसकी थी घसीटी बेगम और उसका सेनापति मीर जाफर। ये सब जो है वो सिराज के विरोधी पार्टी थे। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क को मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री का प्रेसिडेंस दस्त को जारी करता था। दस्तक से तात्पर्य क्या था? कर मुक्त व्यापार का परमिट। दस्तक का मतलब क्या होता है? कर मुक्त व्यापार करने का परमिट। अब पहले देख लेते हैं यूरोपीय कंपनी का आगमन कब कौन आया था। तो अगर देखा जाए तो 1498 में भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने किया। तो 17 मई 1498 को कालीकट बंदरगाह पहुंचकर की थी। फिर 1500 में द्वितीय पुर्तगाली आया था, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में छोड़ा गया। 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आगमन हुआ। फिर 1503 में भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कोचीन में हुई। 1505 में द्वितीय पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कुन्नूर में की गई। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। फिर 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 1510 गोवा पर
पुर्तगालियों का अधिकार, 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया। फिर 1529 में नीनो डी कुन्हा पुर्तगाली का वायसराय बना। कौन? नीनो डी कुन्हा। फिर 1530 में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाई गई। कब? 1530 में। फिर 1596 में कार्नेलिस डी आउटमैन भारत आने वाला प्रथम डच नागरिक बना। 1596 प्रथम डच नागरिक कार्नेलिस डी आउटमैन। फिर 1599 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब? 1599। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार पत्र प्रदान किया। फिर 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। 1608 में अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में खोली गई। 1609 में प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आए थे। 1609 ईस्वी में अंग्रेज ने मसूलीपट्टम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। फिर 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। 1661 पुर्तगालियों ने ब्रिटेन के राजा को बम्बई दहेज में दिया। 1661 में। फिर 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब? 1664। फिर 1668 में सूरत में फ्रांसीसी की पहली कोठी की स्थापना हुई। 1668 में फ्रांसीसियों की पहली कोठी की स्थापना कहाँ? सूरत में। फिर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टम में दूसरी फ्रांसीसी व्यापारी कोठी की स्थापना की गई। कब? 1669 ईस्वी में। 1663 में फ्रांडोइस मार्टिन द्वारा पौंडीचेरी को नींव डाली गई। 1673 में फ्रांडोइस मार्टिन द्वारा पौंडीचेरी का नींव डाली गई। फिर 1690 में जॉब चार्नोक द्वारा कलकत्ता की स्थापना की गया। कब? 1690 में। फिर 1708 से 9 में ब्रिटेन की दो प्रतिद्वंदी कंपनियों का आपस में विलय। 1708 और 9 में। फिर 1725 में फ्रांसीसियों द्वारा माहे पर अधिकार। ठीक है, माहे पर अधिकार कब? 1725 ईस्वी में फ्रांसीसियों द्वारा। फिर 1739 में फ्रांसीसियों द्वारा कराईकल पर अधिकार कर लिया गया। कब? 1739 में। फिर 1759 में बेडरा का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। 1759 कौन सा युद्ध? बेडरा का युद्ध। फिर 1760 में वॉन्डीवॉस का निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। फिर 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। फिर 1763 में पेरिस संधि के तहत अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष से अन्य प्रदेशों को फ्रांसीसियों को लौटा दिया। 1763 में। अब 1746 से 48 की बात करें तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1746 ईस्वी में प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ, जो 1748 तक चला। बाद में हुई संधि के तहत मद्रास पुनः अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। 1749 से 54 में कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार को लेकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। इस युद्ध का अंत पौंडीचेरी के संधि से समाप्त हुआ। फिर 1756 से 63 अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का तृतीय युद्ध हुआ। इसे पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। कर्नाटक का 3 युद्ध, इसको तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको अगर देखें तो सिराज द्वारा कासिम बाजार मई 1756 और कलकत्ता 15 जून 1756 में अधिकार कर लिया गया। सिराज के विरुद्ध अंग्रेज सेना के अभियान का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था नेतृत्व। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव के पास था। नवाब की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मीर जाफ़र, यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ। मीर जाफ़र, यार लतीफ़ खां और राय दुर्लभ जो है ये नवाब की सेना का नेतृत्व कर रहा था,
और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। सिराज के विरुद्ध सक्रिय दरबारी षड्यंत्रकारियों और अंग्रेजों के बीच अप्रैल मई 1757 में कुछ समझौते हुए। इन समझौतों में वाटसन और अमीर चंद्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सिराज की सेना का नेतृत्व करने वाले सेनापति भी राजद्रोही थे। प्लासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई। इसके बाद बंगाल का नया नवाब कौन बना? तो मीर जाफर। कौन बना? मीर जाफर 30 जून 1757 को। प्लासी के युद्ध में सिराज उद दौला के साथ विश्वासघात किसने किया था? तो उसका ही सेनापति था मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के बाद नवाब के दरबार में प्रथम अंग्रेज रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया था? तो ल्यूक स्क्रॉफ्टन को। किसको? ल्यूक स्क्रॉफ्टन को नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब प्रारंभ किया? तो प्लासी के युद्ध के बाद। कब? प्लासी के युद्ध के बाद। प्लासी युद्ध के मैदान किस राज्य में स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में। प्लासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के बाद में मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी पुरस्कार में दी। 24 परगना जमींदारी को किस नाम से जाना जाता है? तो क्लाइव की जागीर। क्या जाना जाता है? क्लाइव की जागीर के नाम से जाना जाता है 24 परगना। किस युद्ध में बंगाल के में अंग्रेजों का सर्वोच्चता प्रदान की गई? तो बक्सर के युद्ध में सर्वोच्चता प्रदान की गई। अंग्रेज सरकार के खर्च में हो रही बेतहाशा वृद्धि और उसे वहन न कर पाने के कारण मीर जाफर ने अक्टूबर 1760 ईस्वी में अपना पद छोड़ दिया। उसने नया नवाब किसे नियुक्त किया? तो मीर कासिम को। किसे नियुक्त किया? मीर कासिम को। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? मुंगेर। मुंगेर कहाँ है? बिहार में। तो मीर कासिम अब अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले आया? मुंगेर। मीर कासिम ने अपनी सैन्य व्यवस्था में सुधार किया, सेना की संख्या में वृद्धि की, यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। इसने अपनी सेना को किसके नियंत्रण में रखा था? तो गुरगीन खां। किसके नियंत्रण में? गुरगीन खां अर्मेनियाई जो है इसके नियंत्रण में रखा था। मीर कासिम की अंग्रेज विरोधी नीतियों के कारण जुलाई 1763 में मीर कासिम को कंपनी ने बर्खास्त कर किसे नवाब बनाया? तो मीर जाफर को। फिर से मीर जाफर को ही बना दिया गया। बनारस के पूर्व में स्थित बक्सर के मैदान में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम की संयुक्त सेना 1764 ईस्वी को पहुंची। अंग्रेजी सेना किसके नेतृत्व में युद्ध का मैदान में पहुंची? तो हेक्टर मुनरो। किसके नेतृत्व में? हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में। इलाहाबाद की प्रथम संधि में ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दी। यह संधि किन किन के मध्य संपन्न हुआ था? तो क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम। किसके बीच में? क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम के बीच में 12 अगस्त 1765 को। कब? 12 अगस्त 1765 को। 5 फरवरी 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उनके पुत्र नजमुद्दौला को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। मई 1765 में क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। बंगाल में द्वैध शासन का प्रारंभ 1665 में माना जाता है। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? तो लियो कार्टिस को। किसको? लियो कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। इलाहाबाद की द्वितीय संधि किन किन के मध्य संपन्न हुआ? तो द्वितीय संधि क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला 16 अगस्त 1765। कब? 16 अगस्त 1765 को क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच में इलाहाबाद की दूसरी संधि संपन्न हुई। मैं पूर्ण विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि विश्व में कोई भी ऐसा समय सरकार नहीं रही जो इतनी भ्रष्ट,
विश्वासघाती और लोभी हो जितना कि भारत में कंपनी की सरकार। यह किसके द्वारा और किस संदर्भ में कहा गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल में द्वैध शासन के संदर्भ में बोला था। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल में द्वैध शासन के संदर्भ में। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? तो मुबारक उद दौला। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद दौला। 1770 से 75 के बीच में बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद दौला। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, बहुत कम व्यूज आ रहा है, तो आप लोग भी मुझे भी मोटिवेट कीजिए। तो चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब कर दें और दोस्तों के पास भी फैला दीजिए इसको। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।